अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, पुलिस कब सुधरेगी? पुलिस कब रिश्वत लेना बंद करेगी? या पुलिस गैर कानूनी काम वर्दी में मलबूस होकर काम ये करना कब छोड़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आईजी जो भी आया उसने इसी तरह के इकदामात करने चाहे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अमूर पर काम हुआ, इकदामात किए गए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के बिहेवियर को तब्दील नहीं किया जा सका। और इसके साथ साथ पुलिस में जो टाउट्स मौजूद हैं या पुलिस में जो ऐसे लोग मौजूद हैं, काली भेड़े मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो नजर आती है लेकिन उसके बावजूद सुधार नजर नहीं आता। अभी हाल ही की बात है कि शादरा टाउन के सब इंस्पेक्टर मंजूर, उनको बाकायदा तौर पर रिश्वत दी गई। रिश्वत उन्होंने अपनी जेब में डाली और उसके बाद रिश्वत लेते वक्त की फुटेज और फिर रिश्वत बरामद की फुटेज भी सामने आ गई और एंटी करप्शन में रेड करके उनको पकड़ लिया। आखिर मंजूर को क्या जरूरत थी इस किस्म के काम करने की? और हर शख्स जानता है कि आजकल जब आप पैसे ले रहे हैं तो फिर किसी ना किसी कैमरे में जरूर आ रहे हैं, या फिर आप किसी ना किसी जगह पर जब पैसे ले रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई सबूत आप छोड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस के ज़हन से यह बात नहीं जा रही और इसी तरह के लोग जो है वो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का बाइस बनते हैं। और फिर उससे बड़ी उफ्ताद ये होती है कि जब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती है और उस कार्रवाई के बाद फिर आप साल, 1.5 साल बाद, 6 माह बाद दोबारा से उसी सीट पर विराजमान होते हैं, तो अवाम में एक तासुर बन जाता है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। और ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल उठाकर देखिए कि 2021 में जो रिपोर्ट हसास इदारों ने दी थी उसमें बाकायदा तौर पर कई एसएचओस, कई डीएसपीज मौजूद थे जो आइस के कारोबार में मुलव्विस थे और जिनके गिर्द घेरा तंग होना चाहिए था। और वो बाकायदा तौर पर हसास इदारों ने रिपोर्ट जो है वो आरपीओ को दी और इसके साथ साथ डीपीओ को भी दी और वाइस चांसलर को भी दी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर एक कार्टल की सरबराही करते हुए वो पुलिस के लोग जो है उसमें मौजूद रहे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बहुत से एसएचओज ने अपने असर और रसूख के जरिए उसमें से, उस रिपोर्ट में से अपने नाम भी निकलवा लिए। या आपने वो रिपोर्ट जो है वो जरूर देखी होगी कि जिसमें बाकायदा तौर पर मेंशन था कि ये लोग जो हैं वो मुलव्विस हैं, ये लोग एसएचओज हैं, ये डीएसपीज हैं जो इन्वॉल्वमेंट है जिनकी आइस के कारोबार में। तो शादरा के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो गिरफ्तार हुए, एंटी करप्शन रेड किया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, एक और रिपोर्ट जारी की गई है हसास इदारों की जानिब से। हाल ही में जो आपका राजनपुर यानी बलूचिस्तान से जब आप दाखिल होते हैं तो वहां का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से आप दाखिल होते हैं कश्मीर वाली साइड से और डेरा गाजी खान से होते हुए, राजनपुर से होते हुए आपका जो ईरानी तेल है वो वहां से स्मगल हो रहा है। और ये अरसे से लोगों को मालूम है कि वहां का बहुत बड़ा कार्टेल है, बहुत बड़ा माफिया है जो कि इस किस्म का काम कर रहा है। और जब तक पुलिस की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की आशीर्वाद हासिल नहीं होगी, इस किस्म का काम आप कर ही नहीं सकते। ये स्मगलिंग आज से नहीं, ये शुरू से जारी है। यानी ईरान के जरिए बलूचिस्तान में टैंकर एंटर होते हैं और उसके बाद वही टैंकर कुछ पेट्रोल देते हुए रिश्वत के तौर पर या फिर कुछ पैसे देते हुए वो राजनपुर दाखिल होते हैं। अब राजनपुर के 3 थानों के एसएचओज जो हैं उसमें बाकायदा तौर पर मुलव्विस हैं। ईरानी डीजल की स्मगलिंग में मुलव्विस या सहूलतकार को गवर्नमेंट मुलाजमिन की फहरिस्त जो कि मुबैना तौर पर खुफिया इदारों ने तरतीब दी है। जिला राजनपुर से तहसील जामपुर के 3 थानों के एसएचओज मुलव्विस पाए गए इसमें, और इन एसएचओज के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ज़ाहिर रिपोर्ट हसास इदारों ने मुरतब की और हसास इदारों का यही काम है कि वो एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं और उसके बाद एक अथॉरिटी को दे देते हैं कि आप इन पे एक्शन लें, लेकिन वो एक्शन नजर नहीं आता। और जब एक्शन नजर नहीं आएगा तो फिर इस किस्म का काम जो है फ्लोरिश कर जाता है, बढ़ जाता है। एक शख्स देखते हैं, एक एसएचओ दूसरे को देखता है कि ये जब बिल्कुल सही काम कर रहा है और इसको कुछ नहीं हो रहा, ये रिश्वत भी ले रहा है, माल भी कमा रहा है, कमाऊ पुत्र बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद नहीं हो रहा। जो बहावल नगर में हुआ वो भी यही था कि जो एसएचओ था वो कमाऊ पुत्र था डीपीओ का, और हसास इदारों ने, स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दे दी थी कि आपका जो एसएचओ है वो पैसे नाके पे भी रिसीव कर रहा है और इसके साथ साथ वो पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा कर रहा है और लोग इसके बारे में अच्छा तासुर नहीं रखते। एसएचओ तो बनाए इसलिए गए थे कि उन्होंने अवाम के साथ राब्ता रखना है, एक कम्युनिटी गाइडलाइन के तौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग को आगे बढ़ाते हुए उनको लेके चलना है। लेकिन जब एसएचओस या एसएचओ का तासुर ही अवाम में गलत पैदा हो जाता है तो उसके बाद उस एसएचओ को उस इलाके में रहने का कोई हक नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और फिर वो हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसमें आप सुनते हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा। तो भाई जब छोटा भाई गलत काम करेगा तो बड़ा भाई तो आएगा। और हमें हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में होता ही है कि बड़ा भाई या बड़ा जो होता है वो छोटे को इसी तरह रखता है, लेकिन छोटा अपने आप को सुधार ले तो बड़ा भी इज्जत करने लगता है। लेकिन जब नहीं सुधरेंगे तो फिर इसी किस्म के वाकयात जो होंगे। यही राजनपुर में या यही जामपुर की तहसील में 3 एसएचओ जो मुलविस पाए गए। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये हसास इदारों ने रिपोर्ट मुरतब की है।
کہ ایرانی اسمگلنگ میں ملوث ہیں یہ لوگ, اور ایرانی تیل جو ہے وہ اسمگل ہو کے یہاں پہ آپ کے بارڈر کے ذریعے, بلوچستان کے بارڈر کے ذریعے ایران سے آ رہا ہے, اور اس کے بعد راجن پور کی تحصیل جامپور سے ہوتا ہوا یہاں پہ گھس رہا ہے آپ کے سینٹرل پنجاب میں, وسطی پنجاب میں. تو ان کے خلاف کب کاروائی ہوگی؟ کوئی کاروائی جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہو رہی, نظر نہیں آتی. حساس اداروں کی بہت سی رپورٹیں ڈی پی او لیول پہ, ایس پی لیول پہ افسران یا ڈی آئی جی لیول پہ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی, کیونکہ یا تو وہ اس ایس ایچ او کو جانتے ہیں یا پھر اس ایس ایچ او کی وجہ سے ان کے گھر کے بہت سے معاملات سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر کا خرچہ کچن چل رہا ہوتا ہے, تو شاید اس لیے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی. پولیس کے تشخص کو بحال کرنے کے لیے ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے بڑا ایکٹیولی رول پلے کیا ہے, اور ایون دو کہ جو آپ کے ایک عرصے سے رکی پروموشنز تھیں ان کو پروموٹ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ سافٹ کارنر تو تھا ان کے دل میں سب آرڈینیٹس کو لے کر, لیکن سب آرڈینیٹس نے ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا. یعنی ہمیشہ آپ یہ دیکھ لیں, اب تو آپ جس چوک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں, موٹر وے پولیس والے وہ کیمرہ نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. جہاں پر عوام غلط ہے, جہاں پر پولیس کے ساتھ غلط رویہ اپنایا گیا وہ بھی غلط ہے, اس پر بھی تنقید ہونی چاہیے, اور پچھلے وی لاگ میں میں نے کی ہے. لیکن جہاں پر آپ پولیس والے غلط ہیں, آپ یہ لاہور کے وارڈنز دیکھ لیں کہ آپ موسٹلی وارڈنز کو فون پہ گپے لگاتے ہوئے سنیں گے یا آپس میں کھڑے ہو کے چٹ چیٹ کرتے ہوئے سنیں گے. ٹریفک بلاک ہوتی رہے, لیکن ان کو نہیں پرواہ کسی چیز کی. اور اس کے بعد جب کوئی بدتمیزی یا کوئی بحث کرتا ہے تو فوراً کیمرہ بھی آن کر لیتے ہیں, اور کیمرہ آن کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. یہ لیاقت علی ملک صاحب کے دور میں زیادہ کام چڑھا جب انہوں نے کہا کہ جی کیمرہ لگا لیں. ٹھیک ہے, سیفٹی کے لیے ہونا چاہیے, جو آپ کے پاس کیمرہ ہے, جو آپ کے شولڈر پہ یا آپ کے یہ گریبان پہ لگا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کسی ڈیوائس کی مدد سے یا آپ موبائل نکال کے فوٹیج بنانے لگ جائیں, عوام کی تضحیق کرنے لگ جائیں, تو یہ تو غلط ہے. اس لیے پولیس کو اپنے اندر اپنے سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا, اور یہ نہ جانے کب بہتر کرے گی. اگر ڈی پی اوز 36 ڈی پی اوز ہیں, 36 اضلاع ہیں, ان تمام کے ڈی پی اوز ٹھیک ہو جائیں, اور ہمارے ایس پی صاحبان, ڈی آئی جی صاحبان ٹھیک ہو جائیں آپ, اور اس کے بعد جب کوئی بھی شخص اس قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف کاروائی کی جائے, تو دیکھتے ہیں پھر کیسے ٹھیک نہیں ہوگا نظام. یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. اور دوسرا, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو صرف اور صرف پولیس کا ڈپارٹمنٹ نظر آتا ہے, حالانکہ ہر ڈسٹرکٹ کے ڈی ایچ کیو میں, سی او آفس میں اور ٹی ایچ کیو میں, تحصیل لیول پر کرپشن کا بازار گرم ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بہت سے کروڑوں روپے کی فیک بلنگ ہوتی ہے, لیکن اینٹی کرپشن میں جو درخواستیں پڑی ہوئی ہیں وہ ایک مدت سے تکمیل کے مراحل سے نہیں گزر پا رہی, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی, کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی جاتی. تو یہ نظام کیسے سیدھا ہوگا؟ یہ کس طریقے سے نظام چلے گا؟ پاکستان واحد ایسا ملک ہے کہ جہاں پر انسداد رشوت ستانی یعنی اینٹی کرپشن میں بھی رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے, اور اینٹی کرپشن کے لوگوں کو بھی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوتی, ان پر ایف آئی آرز نہیں دی جا رہی ہوتی. ایک تو ایف آئی آر کا پروسیس بڑا سلو ہے, آپ کی انویسٹیگیشن کا پروسیس اتنا سلو ہے کہ سال, 1.5 سال, 2 سال بعد جا کر ایف آئی آر ہوتی ہے. مطلب اس کی انویسٹیگیشن کو آپ فعال بنائیں, اس کے طریقہ کار کو تھوڑا ریپڈ کریں تاکہ انصاف مل سکے, تاکہ غبن جو کروڑوں کا ہوا ہے, جو لاکھوں روپے, کروڑوں روپے اسی طرح سے ہتھیا لیے جاتے ہیں, غبن کر لیے جاتے ہیں, وہ ان کے پیٹ سے نکالے جا سکیں. تو پھر کسی کی مجال جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ وہ اس قسم کا کام کرے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.